सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं महेश सिंह। साथियों, आज हम परमाणु हथियारों के इतिहास पर बात करेंगे। परमाणु हथियारों का इतिहास मानवता की सबसे रोमांचकारी, डरावनी, विचारोत्तेजक और भयानक कहानियों में से एक है। यह इतिहास की एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान की चमक, युद्ध की भयावहता और मानवता के नैतिक द्वंद्व को एक साथ बुनती है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत के साथ होती है, जब वैज्ञानिकों ने परमाणु की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखा और 20वीं सदी के मध्य तक पहुंचते पहुंचते इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। परमाणु हथियारों ने न केवल युद्ध की प्रवृत्ति को नया रूप दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति, पर्यावरण और मानवता के भविष्य को भी प्रभावित किया। आइए इस परमाणु हथियारों के इतिहास को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में होती है, जब वैज्ञानिकों ने परमाणु की दुनिया को खंगालना शुरू किया। यह वह समय था जब विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था और लोग प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए उत्साहित थे। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने देखा कि यूरेनियम जैसे कुछ तत्व अपने आप किरणें उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। यह खोज एक ऐसी चिंगारी थी जिसने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को और भड़का दिया। इसके बाद मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इस दिशा में गहरा शोध किया। इस जोड़े ने रात दिन प्रयोगशालाओं में मेहनत की और रेडियम और पोलोनियम जैसे नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की। उनके इस खोज ने दिखाया कि परमाणु में अपार ऊर्जा छिपी है, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह ऊर्जा एक दिन दुनिया को हिला देगी। मैडम क्यूरी की मेहनत ने उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार दिलाए, लेकिन उनकी खोजें परमाणु हथियारों की नींव भी बनने वाली थी, यह पता नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को और गहराई से समझा। 1911 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह खोज परमाणु विज्ञान में एक मील का पत्थर था। रदरफोर्ड के काम ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर परमाणु के नाभिक को तोड़ा जाए तो क्या होगा। 1930 का दशक आते आते वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम के परमाणु को तोड़ने में सफलता हासिल की। उनकी सहयोगी ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक लिज माइटनर और उनके भतीजे ओटो फ्रिश ने इस प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने इसे न्यूक्लियर फिशन अर्थात परमाणु विखंडन का नाम दिया। इस प्रक्रिया में जब यूरेनियम का नाभिक टूटता है तो वह 2 छोटे नाभिकों में बंट जाता है और साथ में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि इसका इस्तेमाल विनाशकारी हथियार बनाने में भी किया जा सकता था। यह खोज उस समय की थी जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। जर्मनी में नाजी शासन सत्ता में थी और कई वैज्ञानिकों को डर था कि अगर हिटलर के जर्मनी ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके परमाणु बम बना लिया तो वह दुनिया पर कब्जा कर सकता है। इस डर ने वैज्ञानिकों और नेताओं को एकजुट किया। खासतौर पर हंगरी से आए वैज्ञानिक स्जिलार्ड ने इस खतरे को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने दोस्त और प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु बम बनाना संभव है और अगर जर्मनी ने इसे पहले बना लिया तो परिणाम भयावह होंगे। आइंस्टीन का यह पत्र 1939 में लिखा गया और इसने अमेरिकी सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध की तीव्रता बढ़ी, परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया। 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गुप्त और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसे मैनहट्टन परियोजना कहा जाता है।
यह इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक थी। इसका नेतृत्व अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, जिन्हें परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर एक शानदार भौतिक शास्त्री थे, जिनके पास न केवल वैज्ञानिक प्रतिभा थी बल्कि लोगों को एकजुट करने की क्षमता भी थी। मैनहट्टन परियोजना में हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्यकर्मी शामिल थे। यह परियोजना इतनी गुप्त थी कि कई लोग जो इसमें काम कर रहे थे उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किस चीज पर काम कर रहे हैं। परियोजना के लिए कई जगहों पर सुविधाएं बनाई गई। न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में मुख्य प्रयोगशाला थी, जहां बम का डिजाइन तैयार किया गया। टेनेसी के ओक रिज में यूरेनियम को शुद्ध करने का काम हुआ और वाशिंगटन के हैनफोर्ड में प्लूटोनियम का उत्पादन किया गया। वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों की जरूरत थी, जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यूरेनियम 235 को अलग करना एक बेहद जटिल और महंगा काम था। इसके लिए विशाल कारखाने बनाए गए, जहां हजारों लोग दिन रात काम करते थे। प्लूटोनियम को बनाना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसे परमाणु रिएक्टरों में तैयार करना पड़ता था। दूसरी चुनौती थी बम का डिजाइन। वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना था कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया सही समय पर शुरू हो। इसके लिए 2 तरह के बम डिजाइन किए गए। पहला था गन टाइप डिजाइन, जिसमें 2 टुकड़ों को तेजी से एक साथ लाकर विस्फोट शुरू किया जाता था। दूसरा था इम्प्लोजन डिजाइन, जिसमें प्लूटोनियम के चारों ओर से विस्फोटकों से दबाकर विखंडन शुरू किया जाता था। यह दूसरा डिजाइन ज़्यादा जटिल था, लेकिन यह ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ। वैज्ञानिकों को यह भी सुनिश्चित करना था कि बम इतना छोटा और हल्का हो कि उसे हवाई जहाज से ले जाया जा सके। इसके लिए इंजीनियरों ने दिन रात काम किया। इस परियोजना में अरबों डॉलर खर्च हुए और यह उस समय की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक थी। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के आलमोगोर्डो रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। इस परीक्षण को ट्रिनिटी नाम दिया गया। बम का नाम था गैजेट और यह प्लूटोनियम पर आधारित था। जब सुबह 5:29 पर यह बम फटा तो आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई, जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने रेगिस्तान की रेत को कांच में बदल दिया। यह क्षण न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ट्रिनिटी परीक्षण ने साबित कर दिया कि परमाणु बम बनाना संभव है और इसकी शक्ति ऐसी है जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इस हथियार का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान के साथ युद्ध अभी भी जारी था। अमेरिकी नेताओं ने फैसला किया कि इस हथियार का इस्तेमाल जापान के खिलाफ किया जाएगा, ताकि युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके और अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सके। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एक अमेरिकी B-29 बमवर्षक विमान, जिसका नाम एनोला गे था, ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और यह यूरेनियम 235 पर आधारित था। जब यह बम फटा तो इसने पूरे शहर को एक पल में तबाह कर दिया। आसमान में एक विशाल आग का गोला उठा और तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अनुमान है कि इस हमले में 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए। जो बच गए उन्हें रेडिएशन की वजह से भयानक बीमारियां हुई। शहर के अधिकांश हिस्से मलबे में बदल गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम, जिसे फैट मैन कहा गया, नागासाकी पर गिराया गया। यह बम प्लूटोनियम 239 पर आधारित था। इस हमले में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। रेडिएशन के प्रभाव ने बाद में और हजारों लोगों की जान ली। इन 2 हमलों ने जापान को घुटनों पर ला दिया। 15 अगस्त 1945 को जापानी सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और 2 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के हमले आज भी दुनिया के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि इन हमलों ने युद्ध को जल्दी खत्म करके लाखों लोगों की जान बचाई। उनका तर्क है अगर युद्ध और लंबा चला तो और ज़्यादा लोग मारे जाते। लेकिन दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि यह हमला अनावश्यक था क्योंकि जापान पहले ही हार की कगार पर था। रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभावों ने बचे हुए लोगों, जिन्हें जापान में हिबाकुशा कहा जाता है, को कैंसर, जन्मदोष और अन्य बीमारियों से जूझने के लिए मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का विकास रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक नया युद्ध शुरू हुआ जिसे शीत युद्ध कहा गया। यह युद्ध मैदान में नहीं बल्कि तकनीकी, हथियार और विचारधारा की दौड़ में लड़ा गया। परमाणु हथियार इस दौड़ का केंद्र बन गए। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम फर्स्ट लाइटनिंग का परीक्षण किया। यह खबर अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका परमाणु हथियारों पर एकाधिकार रहेगा। लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने जासूसी और अपनी मेहनत के दम पर जल्दी ही इस तकनीक को हासिल कर लिया। इसके बाद दोनों देशों ने और ज़्यादा शक्तिशाली हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दी। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक नया और भी खतरनाक हथियार विकसित किया, हाइड्रोजन बम। यह बम परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम की शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर अपना पहला हाइड्रोजन बम आईवी माइक का परीक्षण किया। इस बम ने इतना शक्तिशाली विस्फोट किया कि पूरा द्वीप गायब हो गया। 1953 में सोवियत संघ ने भी अपना हाइड्रोजन बम जो 4 का परीक्षण किया। इस तरह दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ और तेज हो गई। शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का प्रसार बढ़ता गया। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। इस तरह परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या बढ़ने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों परमाणु हथियार बनाए, जिन्हें मिसाइलों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों में तैनात किया गया। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा थी। 13 दिनों तक दुनिया सांस रोककर इस तनाव को देखती रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव के बीच बातचीत के बाद यह संकट टल गया। इस घटना ने दिखाया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नियंत्रित करना कितना जरूरी है। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दुनिया ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की कोशिश की। 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी। यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि पहले के परीक्षणों ने रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाया था। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का मकसद था कि परमाणु हथियारों को और देशों तक फैलने से रोका जाए। संधि के तहत परमाणु हथियार रखने वाले देशों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने वादा किया कि वे अपने हथियारों को कम करेंगे और गैर परमाणु देशों ने वादा किया कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इसके बाद कई अन्य संधियां हुई, जैसे कि सामरिक हथियार संधि साल्ट SALT और सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि START, जिनका उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ के परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना था। इन प्रयासों ने कुछ हद तक परमाणु हथियारों की दौड़ को धीमा किया, लेकिन खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हालांकि एनपीटी ने कई देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोका, लेकिन कुछ देशों ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह पहला गैर पश्चिमी देश था जिसने परमाणु हथियार विकसित किया। 1998 में भारत ने और अधिक परीक्षण किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए।
इस तरह दोनों पड़ोसी देश परमाणु हथियार संपन्न बन गए, जिसने दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा दिया। उत्तर कोरिया ने 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसने दुनिया को चिंतित कर दिया। इसके बाद उसने कई और परीक्षण किए और परमाणु हथियारों के साथ मिसाइलों का विकास किया। इजराइल के पास भी परमाणु हथियार होने की संभावना है, हालांकि उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी कई सालों तक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि कुछ देशों को डर है कि वह परमाणु हथियार बना सकता है। 21वीं सदी में परमाणु हथियारों का खतरा अभी भी बना हुआ है। शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दुनिया में अभी भी हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यह हथियार इतने शक्तिशाली हैं कि एक ही हमले में पूरी दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। आजकल परमाणु हथियारों को और उन्नत बनाया जा रहा है। नई तकनीकें जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें इन्हें और खतरनाक बना रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि इन्हें रोकना लगभग असंभव है। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों के हाथों में परमाणु सामग्री पहुंचने का डर भी बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। परमाणु हथियारों ने न केवल युद्ध की प्रकृति को बदला, बल्कि समाज, पर्यावरण और मानवता के भविष्य को भी प्रभावित किया है। हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों ने दिखाया कि ये हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। रेडिएशन के प्रभाव ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। हिबाकुशा यानी इन हमलों में बचे लोग आज भी कैंसर, जन्म दोष और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से परमाणु परीक्षणों ने भी भारी नुकसान पहुंचाया। 1950 और 1960 के दशक में कई देशों ने वायुमंडल में सैकड़ों परमाणु परीक्षण किए, जिससे रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैला। यह प्रदूषण हवा, पानी और मिट्टी में फैल गया, जिसका असर कई सालों तक रहा। 1963 की पीटीबीटी संधि ने इस पर कुछ हद तक रोक लगाई, लेकिन भूमिगत परीक्षण आज भी जारी है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करना। कई संगठन और देश परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। कई देश अपने परमाणु हथियारों को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा नई तकनीकों और भू राजनीतिक तनावों ने इस प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। फिर भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कई देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जैसे संगठन परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा नागरिक, समाज और शांति कार्यकर्ता भी परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। परमाणु हथियारों का इतिहास मानवता की सबसे जटिल और डरावनी कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें दिखाती है कि विज्ञान की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती है। वैज्ञानिक खोजों से शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और आधुनिक युग तक परमाणु हथियारों ने दुनिया को कई तरह से प्रभावित किया है। इसलिए भविष्य में यह जरूरी है कि दुनिया एकजुट होकर परमाणु हथियारों के खतरे को कम करे, ताकि हम एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया बना सकें।